कम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लास। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सभी लोग और तैयारी कैसी हो रही है आपकी। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके सामने 73 प्रैक्टिस सेट के साथ हूं और आज फिर हमारा बेहतरीन जो है सेशन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी करें, जहाँ पे लिटरेचर पूछा जाता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली ये वीडियो आपको इक्वली बेनिफिशियल रहेगा और टीजीटी पिछले के तो है ही। तो देख लेते कि क्या खास है आज के सेट में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है गाइज, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जो आगे जाए वीडियो और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हो पाए, चैनल भी थोड़ा बूस्ट हो पाए। तो इसलिए आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या खास है आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच प्लेज अ सोशल सेटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। तो शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो डेली जो हमारा सोशल सेटायर जिसमें हमें देखने को मिलता है और फैशन और फेड्स ऑफ द डे देखने को मिलता है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम नहीं, एंटोनियो क्लियोपेट्रा ये तो रोमन प्ले है, तो लव सिलेबस लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर लव सिलेबस लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ, किस चीज़ की फ्री एडेप्टेशन है ये, तो ये आपको बताना है यहाँ पर गाइस। और ये द स्पेनिश ट्रेजरी ऑफ थॉमस किड है, माने ये मेनाकमी ऑफ प्लॉटस है, और क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंसेड या फिर डेकामोरेन बाय बोकेसियो। तो यहाँ जो होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कि लव सिलेबस लॉस्ट की बात करें तो ये मेनाकमी ऑफ प्लॉटस का जो है ये फ्री एडेप्टेशन माना जाता है। Who explains in this sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन इन हिज सोनेट, अपनी सोनेट के अंदर ये कौन एक्सप्लेन करता है इस बात को, बेन जॉनसन, माइकल ड्रेटन, जॉन ड्रेटन या फिर विलियम बेस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, बेस होगा गाइज। ये होगा आपका, ब्लेक नहीं होगा ये ना, एक सेकेंड, ये आपका ब्लेक नहीं है, ये यहाँ पर मैं ज़रा BASSE ये कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका विलियम बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर विलियम बेस जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, अंडर द कार्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ब्रेव प्रेसिडेंट शेक्सपियर स्लीप अलोन। तो विलियम बेस यहाँ पे एक पोएट थे जो मेंबर थे क्लास के। ठीक है, सबसे पहले अटेंशन में आए अपने हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज इन 1602 में। ठीक है, तो यहाँ पर विलियम बेस पब्लिश्ड करते हैं अपना फर्स्ट लिटरेरी वर्क, कौन सा, द सर्विंग मैन्स डिफेंस। तो उसी में जो है 15 लाइन स्टेंजा यहाँ पर हैं इसके अंदर, और उसी में ये लाइन हमें मिलती है, विच इज़ नॉट अ टाइटल ऑफ द प्ले बाय शेक्सपियर। कौन सा प्ले शेक्सपियर का नहीं है, हेनरी 6, हेनरी 8, हेनरी 4 या फिर हेनरी 7। तो यहाँ कौन सा आंसर सही होगा गाइस, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इस नाम का कोई प्ले शेक्सपियर का नहीं है। बाकी हमारे ये हिस्ट्री प्ले तीनों के तीनों हेनरी 6 भी है, 4 भी है और 8 भी है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द लेटेस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का आपको लेटेस्ट सेक्शन बताना है, सबसे बाद वाला। तो इसकी एक ट्रिक है गाइज आपके सामने, मैं बता दूं। ठीक है, एक ट्रिक आपको इसकी मिलती है आपके सामने, BGFDW। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये औरों ने भी बताया होगा अगर आप पढ़ते होंगे, कॉमन है, कोई विशेष नहीं है। BGFDW ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, बी से ब्यूरियल ऑफ डेड हो जाएगा, जी से गेम ऑफ चेस हो जाएगा, एफ से बताइए गाइज फायर नाम का है, फायर सरमन, और डी से डेथ बाय वाटर हो जाएगा, और डब्ल्यू से व्हाट द थंडर सेड हो जाएगा। तो जो लास्ट वाला है सबसे, व्हाट द थंडर सेड है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, कौन से हैं पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिया है। आ गेम ऑफ चेस है सबसे पहला, ब्यूरियल ऑफ डेड है, आ गेम ऑफ चेस है, थर्ड है द फायर सरमन, और डेथ बाय वाटर है, और व्हाट द थंडर सेड है फिफ्थ सेक्शन। तो यहाँ पे 1922 में आपको वेस्टलैंड देखने को मिलती है, 1922 में आपको वेस्टलैंड मिलती है देखने के लिए। इजरा पाउंड जो है उसको डेडिकेट किया है T.S. इलियट ने इस पोएम को, और साइज जो है इसका, चलिए, who asserted himself a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। अपने आप के बारे में ये लाइन कौन कहता है, तो यहाँ T.S. इलियट ही जो है अपने बारे में इस लाइन को कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पर कहते हैं, चलिए,
टी.एस. इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो आपने इसका सुना है हैमलेट के बारे में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में जो इन्होंने बात की है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की, तो सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी टू, तो वो राइटर की किस एबिलिटी को बताते हैं? रिलेटिवली डेलिनेट हिज ऑब्जेक्टिव्स, रिलेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कोरिलेट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, या फिर ऑब्जेक्टिव द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। तो यही हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्टिव द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, राइट। तो यहाँ पे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इन्होंने बात की है आर्टिस्टिक फेलर जो है इनका हैमलेट माना जाता है, और ठीक है चलिए, तो आर्टिस्टिक फेलर हैमलेट माना जाता है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम का इनका 1999 में ये वर्क आया था, उसी में इन्होंने इसकी बात की। अच्छा, जन्म मृत्यु के बारे में पता है कुछ टी.एस. इलियट की, कब पैदा हुए कब मर गए? तो ये 1888 में जो है इलियट हुए थे, 65 में इनकी डेथ हो गई थी, ये भी याद रखें। विच पोएम डिड कमला दास इन डायलॉग फॉर्म, इनकी कौन सी पोएम आपको डायलॉग फॉर्म में मिलती है ये बताना है। तो गाइज यहाँ ए ऑप्शन होगा, यानी कि इन्विटेशन नाम की जो इनकी पोएम है ये हमको डायलॉग फॉर्म में मिलती है। अच्छा, कमला दास का जन्म मरण, तो ये 1934 में पैदा हुई थी। जो कमला दास थी 1934 में ये पैदा हुई थी और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये तो इनकी जन्म मृत्यु है। और अब क्वेश्चन क्या है इनके बारे में, कमला दास साहित्य अकेडमी में मिला था, तो ये बताना है आपको। तो साहित्य अकेडमी अगर बी ऑप्शन होगा, यानी कि ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 1969 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और किसके लिए? कोल्ड नाम का इनका एक ठीक है, कोल्ड नाम का इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था, उसी के लिए इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बाबर्स ट्रेड यूनियन, तो इसके ऑथर कौन है? तो यहाँ पर जो है मुल्क राज आनंद इसके ऑथर हैं, तो ज़्यादा इसमें नहीं जानना है। बार्बर्स ट्रेड्स यूनियन के ऑथर हैं। कब आया था ये? 1944 में आया था ये वर्क, 1944 में। अच्छा, मुल्क राज आनंद का जीवन मृत्यु कब था ये भी बता दीजिए साथ में। तो देखिए 1905 में पैदा हुए थे ये, और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कमला दास से उनकी 9 में हुई थी, इनकी 4 में हो गई थी, 5 साल पहले। ठीक है, और 1905 में पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनके बारे में, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी, मुल्कराज आनंद का एक नावल है गौरी, तो उसका जो ओरिजिनल नेम है वो कब है? तो ये गौरी नाम का जो नावल था ये आया था 1960 में, और इसका जो अदर टाइटल है वो है द ओल्ड मैन एंड द काउ। ठीक है, ऑप्शन ए। विच इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का इसेंशियल जो यहाँ पर एलिमेंट है वो कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये आपको बताना है गाइस। और इसेंशियल इसके जो अगर हम देखें तो आपका पहला जो है प्लॉट हो जाता है, कैरेक्टर हो जाता है, थॉट होता है, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल या फिर सीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन बी जो है ऑरेकल, ये नहीं आता इसमें। ठीक है, ऑरेकल नहीं आता है, ये आपका नहीं आता है, बाकी सारे हैं। Who has given the credit for the invention of the sonnet, सोनेट के इन्वेंशन का क्रेडिट किसको जाता है? तो ये जाता है गिकोमो डा लैंटिनी। ठीक है, गिकोमो डा लैंटिनी को जाता है, और 2000s के दौरान। ओके, चलिए इन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वॉज ऑल्सो नोन एज, एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट्री को और क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा मैलिक पोएट्री भी इसको कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सी ऑप्शन, सी समझिएगा आप लोग इसको क्या कहते हैं? मैलिक कहते हैं। चलिए द टर्म प्रोजेडी सिग्निफाई, प्रोजेडी जो टर्म है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यानी कि सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन को बताती है। ना ये सेंस टर्म को बताती है, ना डिक्शनरी मार्किंग को, और ना ही किसी तरीके की स्टडी रिलेशन बिटवीन वर्ड्स को बताती है। ये बताती है आपका सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। चलिए तो लाइक अगर नहीं किया अब तक प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बीटर, और शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए। फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो सुटेबल और के लिए बीटर के लिए मतलब सुटेबल प्रीफिक्स आपको बताना है। प्रीफिक्स पहले जुड़ता है, सफिक्स बताना है, सॉरी प्रीफिक्स जुड़ता है पहले, सफिक्स जुड़ता है बाद में, तो प्रीफिक्स बताना है आपको। तो यहाँ जो हो जाएगा क्या लगेगा? इम, इन, अन या फिर एम, क्या लगाएंगे आप इसके लिए? यस
कौन से, अच्छा चलो कोई नहीं, उसी में देखिए। हाँ अच्छा, तो ये जो ऑप्शन था हमारा गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एम लगेगा गाइस, एम प्रीफिक्स लगेगा, एम बिटर। ओके, बिटर मीन्स क्या होता है, चलिए, इफ़ ही डैश आई सेल राइट। देखिए अगला सेंटेंस अगर बना है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो डेफिनेटली ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इसका मतलब है इफ़ ही राइट, इफ़ ही राइट्स आई सेल राइट हिम, यदि वह लिखता है तो मैं भी इसको लिखूंगा। तो ये यहाँ पर बात हो रही है, ऑप्शन बी पर जाएंगे। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, गई प्रीपोजिशन है तो आपका गो नहीं आएगा, गॉन नहीं आएगा, हैविंग गॉन नहीं है, गोइंग आउट आएगा। ठीक है, गोइंग आउट आपका जो है सही बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, गोइंग आउट सही बनना चाहिए, बी, जीरंड फॉर्म का यूज होगा ना। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मीनिंग बताना है, क्या होता है, क्या पोजीशन है, टर्म है, वंस नेचर ऑफ टेम्पर है, या फिर एफिडेविट है। डिस्पोजिशन का मतलब, तो डिस्पोजिशन की बात करें तो ये सी ऑप्शन होगा, यानी कि वंस नेचर ऑफ टेम्पर, वंस नेचर ऑफ टेम्पर। आ हेटर ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग से हेट करता है, पढ़ाई लिखाई से घृणा करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे मिसोलॉजिस्ट। मिसोगेमिस्ट तो जो मैरिज से हेट करते हैं उन लोगों को कहते हैं। एस्थेटिक्स, सुंदरता होती है, सीनिक, थोड़ा सीनिक टाइप के लोग होते हैं उनको कहते हैं, चलिए सीनिकल टाइप के। और एमेटिक ड्रग किसको कहेंगे आप, क्या इंड्यूस एलर्जी, या फिर इंड्यूसेस वॉमिटिंग, या फिर इंड्यूसेस क्रैम्प्स। तो यहाँ जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करती है उसी को हम एमेटिक ड्रग कहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं गाइस, इनको वही मत समझ लेना आप। डिफिडेंस का मीनिंग बताइए क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है, डिस्करेजिंग, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर ह्यूमैनिटी। क्या होगा डिफिडेंस का मतलब, तो यहाँ जो है गाइस लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि सी ऑप्शन पर जाएंगे, सी ऑप्शन पे। ठीक है, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही हम डिफिडेंस कहते हैं। चलिए गाइस, यही तक का था सफ़र हमारा आज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए इनको रिवाइज करते रहिए आप। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए, और गाइस लाइक शेयर बहुत ज़्यादा करिए ताकि बूस्ट हो जाए वीडियो। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।